धन्यवाद दिनेश जी। दरअसल जब आप अपने गतिविधियों को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से तय करने लगते हैं तो फिर देश हित राष्ट्र हित सर्वोपर रह नहीं जाता। आप ये तो नहीं तय, आप केवल इस बिना पे अपने निर्णय लेते हैं कि इससे मुझे राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, मेरे दलीय हित कितने सध जाएंगे, और इस सोच के साथ जब आप काम करेंगे तो फिर तमाम तरह की चीजें आप अनदेखी करते चले जाएंगे। ये विश्व गुरु बनने की जो बात की गई, विश्व गुरु का कोई नारा लगा के थोड़े विश्व गुरु बन सकते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट से थोड़े बन सकते हैं, कोई इवेंट कंपनियों को प्रचार तंत्र व्यापक करके आप थोड़े विश्व गुरु बन जाएंगे। आपके कृतित्व ही, आपका कंट्रीब्यूशन ही, आपका काम ही दुनिया में स्थापित होता है, लोग उसकी कद्र करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, और किस समय कौन सी आपने भूमिका अदा की। ये प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं को लेकर के तमाम सवाल पैदा हुए, होने भी चाहिए थे। आप पहले के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतियों की यात्रा को आप याद कीजिए कि जो उनके यात्राओं का एक समूह होता था उसमें कितने कितने तरह के लोग होते थे। उसमें मीडिया होता था, उसमें विपक्षी दल के नेता होते थे, उसमें मंत्री होते थे, देश के विभिन्न कोनों के उद्योगपति होते थे, एक दो उद्योगपति नहीं होते थे। ये पूरा का पूरा एक समूह होता था जो प्रधानमंत्री के साथ जाता था, और वो जो जाता था उसकी जानकारी होती थी बकायदे हर आदमी को कि कौन कौन लोग इस प्लेन से जा रहे हैं। आज स्थिति क्या होगी, आपने क्यों बंद कर दिया उसको? इसलिए कि केवल और केवल पूरा का पूरा जो आपकी यात्रा हो वह एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित रहे। ये संभव है? जो काम समूह करता है, आज आखिर उस समूह पे आप निर्भर हुए कि नहीं हुए? आखिर आपको इन सांसदों के अलग अलग प्रतिमंडल आपको भेजने पड़े कि नहीं भेजने पड़े? क्यों भेजने पड़े? दिखावे के लिए ही सही, आपको भेजना पड़ा कि नहीं भेजना पड़ा? सांसद जाते थे, सांसदों के स्थानीय लोगों से, उस देश के सांसदों से, उस देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अलग अलग बात होती थी। मीडिया के लोग जाते थे, वह स्थानीय मीडिया से बात करते थे, स्थानीय जो उस सरकार के मंत्री थे उनसे बात करते थे, उनके इंटरव्यूज करके लाते थे, अपनी बात कहते थे उनसे, एक अलग तरह का कॉन्टेक्ट बनता था। लोग, मीडिया के लोग जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनसे जाके मिलते थे, उस देश के नागरिकों से मिलते थे। तो आप अपनी बात को हर आदमी, इस देश का एक नागरिक जो उस यात्रा में जाता था वो कंट्रीब्यूट करता था, और एक यात्रा में सैकड़ों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज। और इन दिनों 2014 के बाद से क्या होने लगा, केवल और केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी की पूरी यात्रा रहेगी। संभव है ये? अमेरिका का राष्ट्रपति जो सबसे ताकतवर आदमी है दुनिया का आज, पुतिन जो एक दूसरे ताकतवर व्यक्ति है दुनिया के, वह भी अपने यहाँ के लोगों को लेकर के आते हैं। वो ऐसा नहीं होता कभी अकेले चले आए। अन्य देशों के, मतलब जो मल्टीलेटरल्स बैठकें होती हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बैठकें होती हैं, वहां भी इनके साथ एक शिष्टमंडल होता है। हमने पूरा का पूरा और जो बनी हुई व्यवस्था थी, एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त कर दिया और उस पर तमाम तरह के तोहमत लगाए। जब मीडिया को अलग किया गया तो ये माहौल बनाया गया कि मीडिया के लोग तो केवल सुख सुविधाओं के लिए जाते थे, कि आप सरकार के इस निर्णय पर सवाल न पैदा करें, पहले आप मीडिया को डिस्क्रेडिट कर दीजिए। मीडिया डिस्क्रेडिट रहेगी। आज भी आप लोगों से बात कीजिए, अरे पिछले जमाने में तो, पिछले सरकारों में तो मीडिया के लोग ऐश करते थे, तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी, सुविधा नहीं मिल रही है इसलिए सरकार से लोगों को नाराजगी है। या बाकायदे सुनियोजित तरीके से इस तरह का माहौल बनाया गया। क्या कंट्रीब्यूशन रहता था मीडिया का, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आज स्थिति हो गई कि इतने देशों की, लगभग 80 देशों की यात्राएं करने के बाद, इसमें से भी कई देशों की यात्राएं कई बार की है। अमेरिका जैसे देश की यात्रा 10 बार की है। आज एक देश आपके साथ खड़ा होने के लिए नहीं तैयार है। तालिबान जैसा देश, जिसको कभी हम मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे, अगर वो अपनी एक वक्तव्य दे देता है तो आप उसके सराहना करने लगते हैं। क्यों हो गया ऐसा? आप, और जब आप अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे रहेंगे तो आप
उस किसी अवसर पर नहीं बोलेंगे जहां लगेगा कि आपके बारे में सवाल पैदा हो सकते हैं। इमेज बिल्डिंग में लगे हुए केवल। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस समय भारत को एक वायलेटर कंट्री के रूप में कहा, तुरंत प्रतिकार होना चाहिए था। कौन होते हो वायलेटर करने वाले? मुझे आप कौन होते हो मुझे कहने वाले कि मनमाना टेरिफ लगाते हैं? आपको व्यापार करना, इतने साल तक आप व्यापार करते रहते हो, आपको नहीं समझ आया? आज आप मुझसे कह रहे हैं कि मनमाना टेरिफ लगाते हैं, एक तरफा टेरिफ लगाते हैं। कैसे सुन सकते हैं इस बात को? यह बात अगर ट्रंप ने इंडियन मीडिया के सामने कहा होता, लोग प्रतिकार कर देते। हमने कई मौके देखे हैं जहां पे अगर किसी ने बात कही, तुरंत मीडिया प्रतिकार करता था, अपनी बात कहता था, जिसको कई बार डिप्लोमेट नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां अपने साथ नहीं रखेंगे आप, और न रख करके अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एक नए तरह का नैरेटिव बनाने लगेंगे। तो नैरेटिव बनाने के लिहाज से, ऑप्टिक्स के लिहाज से अगर आप कोई काम करते रहेंगे, उन्हीं के आधारों पे आपका निर्णय होगा, तो फिर वो देश हित में नहीं रहेगा हमेशा। कौन सा कारण है कि अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों में वीडियो भेजा और उन्हें नाराजगी नहीं व्यक्त? क्या इससे हासिल कर रहे थे आप? इसका देश का गौरव बढ़ रहा था, भारतीय नागरिकों का सम्मान बढ़ रहा था, दुनिया के पैमाने पर हम आपको संदेश दे रहे थे कि आप हमारे नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। तो नहीं बोले आप। कोई ना कोई तो का कारण है, क्योंकि कोई आदमी जो अपने देश के साथ उसका लगाव हो, अपने देश से प्रेम कर रहा, वो इस तरह घटना को बर्दाश्त कर ले। अतीत में तो किसी ने नहीं बर्दाश्त किया। हम पाकिस्तान के जेल में बंद जाधव के लड़ाई में रिहा कराने के लिए कितने मुकदमे लड़ते रहे कि नहीं नहीं हमारा नागरिक है और आप इसके ऊपर जो खुफियागिरी का आरोप लगा रहे हैं गलत है। सरकार खड़ी दिखाई पड़ी। इसलिए होता है कि आप अपने नागरिकों के साथ खड़े हों, और जब आप नहीं खड़े होंगे तो अगर आप इमेज कॉन्शियस हैं तो आप नहीं बोलेंगे। यही स्थिति हो गई। आखिर सरकार आज क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार है कि आखिर इस चीज पर आपने क्यों किया? आपका अपना निर्णय था, और अगर आपका अपना निर्णय था तो तार्किक तरीके से आप बताइए। आखिर विदेश मंत्री के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को वेल इन एडवांस बता दिया, तो उसका खंडन कीजिए आप। और अगर आप ये कहते हैं कि पहले से समझौता था दोनों देशों के बीच में, तो आप कहीं कि समझौते के तहत मैंने किया। उस एक समझौते को भी गलत तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और भी सोर्सेस के माध्यम से। आप अगर आप कह रहे हैं कि समझौता था, तो वो समझौता भी युद्ध को लेकर के नहीं था, अभ्यास को लेकर के है। कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो पाकिस्तान को बता देंगे, या किसी पड़ोसी देश को बताएंगे जिसके पड़ोस में आप युद्धाभ्यास कर रहे हैं। मिलिट्री एक्शन के लिए कोई इस तरह का समझौता नहीं, बाकायदे कागज में लिखा हुआ है। उस समझौते को पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा। तो उस नैरेटिव को भी अपने अनुसार आप उसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। और जब आप नैरेटिव के लिए काम करेंगे तो फिर देश हित उपेक्षित रह जाएगा। देश हित में तो कई कठोर निर्णय होते हैं। कई बार उन निर्णय लेने के पीछे आपकी खुद की इमेज प्रभावित होती है कि आप किस तरह का निर्णय ले रहे हैं। तुर्की के साथ तो तुर्की का तो हर कदम विरोध होना चाहिए था। तुर्की एक ऐसा, एर्दोगान के नेतृत्व में क्या हो रहा है वहां? मीडिया को क्रश कर दिया, विपक्ष को क्रश कर दिया। आज है क्या विपक्ष वहां पर? किस सुनियोजित तरीके से तुर्की में लोकतंत्र की हत्या की गई है? आप बोलने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ नहीं खड़े होंगे, लोकतांत्रिक संघर्षों के साथ नहीं खड़े होंगे, मानवाधिकार के साथ नहीं खड़े होंगे, खुद अपने देश में मानवाधिकार के प्रति आप चिंतित नहीं होंगे, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर आपके विश्व गुरु होने का दावे का कोई मतलब है क्या? आप कुछ भी कर लीजिए अपने बारे में दावा। जो दावे आप कर रहे हैं उसके समर्थन में कौन सा आपके पास तर्क है? क्या आपका कृतित्व है? क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? ये बड़ा सवाल है। अगर आप दुनिया के पैमाने पर दुनिया के देशों को पाकिस्तान को लेकर के आप संदेश देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सवाल पैदा होगा कि अपने नागरिकों को आपने क्या बताया। और अपने नागरिकों को आप संसद के माध्यम से तो बताते हैं कि जगह जगह पब्लिक मीटिंग करने जाते हैं, और पब्लिक मीटिंग के नाम पर भी केवल राजनीतिक हित साधने में लगे हुए आपके इस पूरे के पूरे प्रकरण का एक राष्ट्रवाद का नारा बना करके आप उसका राजनीतिक लाभ ले लें। इनसे आप दूरगामी परिणाम नहीं पा सकते, दीर्घकालिक परिणाम नहीं पा सकते, और जो दावा करते हैं आप, वह कहीं से समर्थित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। जी सुरेंद्र दुबे जी,
सुनील जी ने बड़ी अच्छी कई बातें कही कि अ, पहले भी तो प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पे जाते थे। मीडिया का हिस्सा भी उनके साथ में रहता था। और मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैं वीवीआईपी फ्लाइट के साथ तो कभी नहीं गया, क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा नहीं था। लेकिन मैंने इस किस्म की जो 3 वीआईपी फ्लाइट्स उनको सुपरवाइज काफी किया है, मैं आपको बताऊं तो मैं उनके सारे इन्स एंड आउट्स जानता हूँ कि उसमें क्या फैसिलिटी होती है। ठीक है, एक प्रधानमंत्री के लिए या राष्ट्रपति के लिए एक बेड होता है, डबल बेड होता है, एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस होता है, और बाकी जो जरूरी खाने पीने की चीजें होती है वही तो होती हैं। पर मोदी जी ने तो उसको पूरा का पूरा 2020 से अक्टूबर से एक लग्जरी फ्लाइंग क्लब के रूप में कन्वर्ट किया है ना उसको, सुपर लग्जरी, मतलब जिसकी मैं अपेक्षा कभी नहीं करता था एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि मैंने वीवीआईपी एयरक्राफ्ट बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे देशों को देखने का सौभाग्य मिला है।